हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। इकोनॉमिक्स का आप लोग का 5वां चैप्टर है, जिसमें आप लोग को लेकर आए हैं हम। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके पहले 7 तक प्रश्न आप लोग को करा दिए हैं। अब इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न में है कि हम लोग का कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा था। देखिए, मंदी के जब मंदी हुआ था, मतलब कि उस समय भारत में असर बहुत कम पड़ा था। इसका रीजन ये था कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसके चलते तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं हम कि भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी मंदी का असर भारत में कम पड़ा था। इसका रीजन ये है कि कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ सब कोई अपने घर खाने पीने का अनाज उत्पादन को कर लेता है। इसके चलते भारत में इसका असर आम जनता पर बहुत कम पड़ा। इस तो यही कारण है, यही प्रश्न हम लोग का था। इसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने लगा। लोगों को एक दूसरे देश में जाकर रोजगार की प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसमें वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व में एक बाजार के रूप में उभर कर सामने आया और वैश्वीकरण के कारण भारत में आउटसोर्सिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण देश बन गया। कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण से ये फायदा हुआ कि लोगों को बाहर जाकर कमाने का एक जरिया मिल गया। माने कहीं भी लोग जाकर अपना कमा सकते हैं, उसमें इनकम बटोर सकते हैं। पहले लोग बाहर भीतर नहीं जाते थे, अपना गांव पर ही घर पर ही खेती गृहस्थी करके उसी में गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन जब ये सिस्टम आया तो इसके अंतर्गत लोगों ने अपना बाहर गया, कोई बम्बे गया, पंजाब गया, जिसका जैसी हुआ, कोई विदेश गया। अभी भी आदमी, कुछ लोग सऊदी अरब जाते हैं तो अमेरिका जाते हैं। तो उससे का किस लिए जाते हैं? अपने इनकम को कमाने के लिए कि हम ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर कमाएंगे तो इससे मेरा विकास होगा, आर्थिक स्थिति जो होगा वो मजबूत होगा। तो ये हम लोग का वैश्वीकरण वैश्वीकरण का से हम लोग को लाभ हुआ। इसके बाद है अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, पहला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र पर क्या संक्षिप्त में लेख लिखे। मतलब इस सेवा क्षेत्र पर हम लोग संक्षिप्त में एगो लेख लिखिए। तो देखिए, हमने छोटा सा में, संक्षिप्त का मतलब होता है कि छोटे सा भाग में इसके बारे में बताइए, चर्चा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कि सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार 50% से अधिक है। 2006 से 2007 में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% है। सकल घरेलू उत्पादन समझते हैं ना। इसके बाद यहाँ पर 55.1% हो गया था। सेवा क्षेत्र को समानांतर 2 भागों में विभक्त किया गया जाता है। एक सरकारी सेवा, जिसमें बताए थे हम कि जो सरकार के अंतर्गत होता है, और एक गैर सरकारी जो किसी प्राइवेट निजी व्यक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो यही है सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। मतलब कि सेवा को 2 भागों में बांटा गया था। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब संबंधित होते हैं। सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार से प्राप्ति में काफी है। मतलब कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और इससे रोजगार की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का टोटल यहाँ तक प्रश्न को हम लोग जान गए। अब इसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरीय में दूसरा नंबर प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लिखेंगे। आइए देखते हैं। ये 2 नंबर प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय में कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदान के रूप में किस तरह का जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, 21वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि 2001, 2002 ऐसे ये चल रहा है। इसी को हम लोग 21वीं शताब्दी कहते हैं।
समझे बात। 19वीं का 20वीं बोलेगा तो 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 ऐसे होता है। ठीक है, 18वीं कहेगा तो 1901 हो जाएगा, सॉरी 1701 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1701, 1702। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा में भारतीय श्रम, श्रम का मतलब मजबूर होता है, और पूंजी मतलब पैसा का अत्यधिक महत्व रहा है। इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन, परिवहन का मतलब जो रास्ता होता है, जो परिवहन गाड़ी उड़ी चलती है, इसी सब का परिवहन कहते हैं। ठीक है, जल परिवहन होता है, जल परिवहन, पाइप परिवहन, ये सब परिवहन के अंतर्गत आएगा। परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भी भारतीय श्रम शक्ति का योगदान था। मतलब कि भारत के लोग सब चीज में बा, स्वास्थ्य में बा, अंतरिक्षों में बा, ठीक बा, ओकरा बाद विज्ञान में भी बा, प्रौद्योगिकी में बा, सूचना में बा, सारा चीज में। लेकिन कौन कार्य करे में बा? तो श्रम मजदूर वाला में बा। का में बा? मजदूर विभाग। शक्ति का योगदान। भारत को विश्व का अग्रणीय युवा देश कहा जाता है। भारत से आज तेजी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया बीपीओ कॉल सेंटर है, जो अभिलेखन, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक की शब्दकान, मतलब जिसको हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं, शब्दकोश उसको बोलते हैं। अगर इसको शब्दकोश भी कर लिख दीजिएगा तो गलत ना होगा। शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश अंग्रेजी में डिक्शनरी हम लोग बोलते हैं। चिकित्सा संबंधित परामर्श मतलब सुझाव, शिक्षण और एवं शोध, शोध का मतलब रिसर्च, उसको खोजकर्ता कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन संघ जैसे है कई विकसित देशों की कंपनियां प्रायः भारत की छोटी छोटी कंपनियों या संस्थाओं से प्राप्त कर रही है। मतलब कि भारत के साथ मिल के काम कर रही है, छोटे छोटे कंपनी के साथ, विदेशी कंपनी है जिससे। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न मिलेगा। अब 3 नंबर प्रश्न मिलेगा। 3 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा है कि सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किए गए हैं, वर्णन करें। तो देखिए, काम के बदले में अनाज, कब? तो 14 नवंबर 2004 से स्टार्ट किया गया। ठीक है, मैंने काम कीजिए, उसके बदले में आपको अनाज दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब से शुरू भइल? तो 1980 से। इसके बाद ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम 1979 में शुरू हुआ। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में, और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 में शुरू हुआ। और जो जवाहर रोजगार योजना 1789 में, और स्वयं सहायता समूह। इसके बाद नरेगा, जो 100 दिन का रोजगार काम देने के लिए सरकार ने 2006 से ये काम शुरू किया गया है। नरेगा, मनरेगा, ये सब कोड़ाई खुदाई होता है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन एक ही पूछता है यहाँ पे कि जवाहर रोजगार योजना कब से शुरू किया गया। तो याद रखिएगा लोग, 1989 से। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और ये पूछा है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो 1983 में। 3 नंबर प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे, दीर्घ उतरिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, जो गैर सरकारी संस्था किस प्रकार के सेवा क्षेत्रों के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखे। यही हम लोग का प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ से लिखेंगे कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोगों के स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभार्थी होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा को
जाता है। इस क्षेत्र के भी कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवाएं इत्यादि। इनमें कुछ सेवाएं ऐसी है जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। खास यहाँ लिखे खासकर यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं और इत्यादि क्षेत्र में इतना व्यापक है कि सरकार के अकेले सक्षम नहीं है। कहने का अर्थ ही होता है कि यहाँ पर सरकार मतलब कि सरकारी सेवा भी चलती है, जिसे सरकारी बस भी चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। सरकारी स्कूल भी चलता है, सरकारी प्राइवेट स्कूल भी चलता है, जिसको हम लोग निजी बोलते हैं। उसी प्रकार से ये सब सेवा के अंतर्गत है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम आप लोग से पैसा, तो ये क्या है? हम सरकारी थोड़े हैं, हम क्या है? गैर सरकारी। क्या है? गैर सरकारी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हॉस्पिटल है, जिसे अस्पताल है, तो अस्पताल जो है सरकारी भी है और गैर सरकारी है। तो यही चीज को हम लोग को बोला था उदाहरण देने के लिए, तो ये आपको बता दिए इस प्रश्न में कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है। तो ये सारे सहयोग आपको लिखवाया गया है। इसके बाद आते हैं, वर्तमान में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ लिखे। आगे, भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के कारण आधारभूत संरचना का जो हम लोग को सेवा के अंतर्गत है, ये जितना धरती पर आपको जो चीजें आपको मिल रहा है, यातायात का साधन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब सारे आधारभूत संरचना के अंतर्गत ही आते हैं। समझे बात? ये एक तरह से एक लाइट भी है तो आपका आधारभूत संरचना ही है। ये एक पंखा भी चल रहा है तो आधारभूत संरचना के अंतर्गत है। समझे? लेकिन मुख्य कौन है, ये सब बात सबसे बड़ा मायने चीज होता है। तो यहाँ पर कमजोर बावजूद भी मंदी का असर भारत में कम पड़ा, माने मंदी के कारण भी भारत में बहुत कम पड़ा। लेकिन रीजन ये रहे कि भारत में जो बा 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो ज्यादातर कृषि कार्य में जो काम आदमी, अब हम ही लोग है, एगो थोड़ा सा अभी बताते हैं, कोरोना आया था। कोरोना में जहाँ देहात गांव था वहाँ थोड़ी दिक्कत था, शहर में दिक्कत था। भाई दुकानें बंद रहती थी, चावल खरीदना है, आटा खरीदना है, मसाला खरीदना है, भाई दुकान बंद है तो कैसे खरीदिएगा? तो दिक्कत परेशानी। अच्छा, देहात में थोड़े दिक्कत है यार, ना कुछ रहेगा तो मार भात चोखो खा के काम चल जाएगा। आते आगे, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नहीं हुआ। मंदी के कारण ही बहुत सारे राष्ट्रों में काम कर रहे इंजीनियर को, खासकर इंजीनियर को से निकाल दिया गया। उन राष्ट्रों से जो हमारे यहाँ आते थे उनकी मात्रा घट गई और विकसित देशों के तुलना में वर्तमान मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र में कम पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग का अगला जो चैप्टर है उसमें के पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसमें के इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।